नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आज फंडामेंटल राइट के बारे में जानेंगे, जिसे मूल अधिकार भी बोला जाता है। पिछले वीडियो में हम भाग 1 और भाग 2 को देख चुके हैं। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 3 को देखेंगे। आज इस वीडियो में हम संविधान के भाग 3 की विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है, मौलिक अधिकार किनको, कौन कौन से मौलिक अधिकार किनको प्रदान किए गए हैं और कितने मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये मौलिक अधिकार जो है हमारे बेसिकली 6 मौलिक अधिकार अभी प्रेजेंट में है, लेकिन जब मूल संविधान था तो उस समय 7 मौलिक अधिकार था। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जो अब संपत्ति का अधिकार को 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा उसे लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसको खत्म कर दिया गया है, वो फंडामेंटल राइट नहीं है। मूल अधिकार को कार्टा भी बोला जाता है और इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरल कंपटीशन एग्जाम में आते रहते हैं। ये जो फंडामेंटल राइट है भाग 3 है, वो पूरे संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट भाग, जो भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई भाग है तो ये यही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं और इसके हर एक आर्टिकल्स अपने आप में बहुत ही ज्यादा, हर एक अनुच्छेद इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स को देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम 12 और 13 आर्टिकल को खासकर देखेंगे, क्योंकि 12 और 13 ऐसे आर्टिकल हैं जो पूरे फंडामेंटल राइट के बेसिक्स को बता देते हैं और लोग उसको क्या करते हैं कि स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट राइट इक्वालिटी, समानता के अधिकार से पढ़ना चालू कर देते हैं। तो इस वीडियो में हम 12 से 13 के बारे में जानेंगे। देखते हैं कि कौन कौन से हमें अभी फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा दिए गए हैं। तो हम लोग फंडामेंटल राइट, जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिया गया है, तो संविधान में पहला मूल अधिकार है राइट इक्वालिटी, जिसे समता का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में बताया गया है। दूसरा राइट है राइट टू फ्रीडम, जिसे स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं, वो आर्टिकल 19 से 22 में बताया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार बोला जाता है, जिसे 23 और 24 आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट जो राइट है हमारा मौलिक अधिकार, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोला जाता है, जो आर्टिकल 25 और 28 में बताया गया है। फिर नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो आर्टिकल 19 और 30 में बताया गया है। एंड नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में बताया गया है। एक और राइट था जब मूल संविधान था, तो जैसा हमने बताया कि मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट थे, उसमें से एक राइट था आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसे जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसे लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये अब फंडामेंटल मूल अधिकार नहीं है। और ये लीगल राइट को, अब ये राइट टू प्रॉपर्टी को कहां रख दिया गया है? आर्टिकल 31 से उठा के 300A पार्ट 12, संविधान के पार्ट 12 300A में इसको रख दिया गया है। तो ये 14 से लेके 32 आर्टिकल तो ये है। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो हम आज देखेंगे विस्तार से, 12 और 13, और कुछ आर्टिकल जो बच गया 33, 34 और 35। ये 5 आर्टिकल जो है, तो 12, 13, 12 में को विस्तार से हम चर्चा करेंगे। 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और 13 में कानून के बारे में बताया गया कि कौन कौन से कानून जो हैं वो फंडामेंटल राइट को वायलेट, कौन कौन से कानून जो हैं होंगे वो फंडामेंटल राइट में आते हैं। किसे कानून, मतलब कानून को यहाँ पे राज्य को मोटा मोटी समझिए, तो इसको राज्य को परिभाषित किया गया है, इसमें कानून को परिभाषित किया गया है। तो ये दोनों हम अभी देखेंगे। और 33, 34 और 35 जो है स्पेशल है, वो कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनके बारे में बताया गया है। इसके बारे में भी हम आगे विस्तार में चर्चा करेंगे। अब हम लोग मौलिक अधिकार के कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि मौलिक अधिकार की क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये समझने से ही हमें पता चलेगा कि मौलिक अधिकार जो आगे हम लोग आर्टिकल 14 से पढ़ेंगे तो वो क्या, मतलब उसकी विशेषताएं क्या है, वो कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, वो वैलिड कितने देर तक, कितने लिमिटेशन तक वो है, परमानेंट है कि मतलब वो है टेम्पररी है। तो ये सारा चीज हम फीचर्स में समझेंगे। तो सबसे पहले फीचर्स में देखते हैं कि कुछ
फंडामेंटल राइट की विशेषता यह है कि कुछ फंडामेंटल राइट केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है, मतलब जो भारतीय नागरिक हैं, पिछले हम वीडियो लेक्चर में जाने थे कि कौन कौन से आर्टिकल जो है वो केवल भारतीय नागरिक के लिए ही सुरक्षित दिया जाता है, और दूसरे जो अन्य विदेशी नागरिक यहाँ पे रह रहे हैं तो उनको वो राइट नहीं मिलता है। आगे हम वो भी देखेंगे एक एक करके जब हम फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बाद दूसरा है कि जस्टिसिएबल है, न्यायोचित है। जस्टिसिएबल है मतलब आपका अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके पिटीशन फाइल कर सकते हो, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। रिट के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि रिट क्या होता है। तो वो जस्टिसिएबल है, मतलब उस पर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वो न्यायोचित हो सकता है। उसके बाद अवेलेबल अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द स्टेट, राज्य के खिलाफ, मतलब राज्य के जो मनमाने रवैया, जैसे राज्य क्या है, किसी भी व्यक्ति के कुछ फंडामेंटल राइट है, जैसे आपको घूमने का मन है या फिर आपको कोई भी ऑक्यूपेशन करने का मन है, तो राज्य आपके अगेंस्ट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता है। तो राज्य के मनमाने रवैया, राज्य के खिलाफ कुछ राज्य ऐसा कानून नहीं बना सके जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो वैसे अधिकार जो है वो दिए गए हैं फंडामेंटल राइट में कि राज्य आपके किसी भी फ्रीडम को छीन नहीं सके। तो ये एक विशेषता है। नेक्स्ट है डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फंडामेंटल राइट को सुरक्षा भी प्रदान किया जाता है और उसका गारंटर भी सुप्रीम कोर्ट ही है। आप अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है आपके, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। केवल सीधे सुप्रीम कोर्ट का मतलब आप नीचे वाले कोर्ट में भी जा सकते हो, लेकिन यही एक राइट ऐसा है, फंडामेंटल राइट के वायलेशन ही एक कानून ऐसा है जिसके लिए आप सीधे, आपको लगता है कि हम हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाए, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नॉन परमानेंट, परमानेंट अस्थाई नहीं है। अस्थाई नहीं है बोलने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट संविधान के द्वारा आपको दे दिया गया है तो वो हमेशा के लिए हो गया। संविधान में आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग उसमें संशोधन किया जा सकता है और उसको कम किया जा सकता है। ये क्या होगा, परमानेंट नहीं होता, उसके में भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसको खत्म भी किया जा सकता है या कम किया जा सकता है, किसी कंडीशन में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो ये सारे हम आगे जो भी फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कितने सारे लगभग हर फंडामेंटल राइट में कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ ना कुछ एक्सेप्शन बनाए गए हैं। उसके बाद सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के समय में वो क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबित हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय में निलंबन का क्या मतलब है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 20 और 21 को नहीं कर सकते हैं और 19 को बाह्य आक्रमण या युद्ध के समय ही कर सकते हैं। बाकी जितने भी आर्टिकल 19, 20 और 21 को छोड़ के जितने भी आर्टिकल हैं, सारे फंडामेंटल राइट को समाप्त किया जा सकता है। कब? ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय इसको समाप्त किया जा सकता है। अब हम आर्टिकल 13, 12 और 13 के बारे में जानेंगे कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 क्या बताता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 को देखते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है संविधान में कि राज्य क्या होगा। देखिए, भारतीय संविधान में कहीं भी देश नहीं, वर्ड कहीं देश यूज ही नहीं है। सारा हर जगह जो भी वर्ड यूज होता है वो राज्य करके यूज होता है। तो राज्य को फिर राज्य बोला जा रहा है तो फिर बाद में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में, ये सारे आर्टिकल्स में क्या हुआ कि राज्य को परिभाषित किया गया कि राज्य का मतलब क्या है। क्योंकि लोगों को लगा राज्य और हम लोग बोलते हैं देश, और राज्य तो स्पेशल जो स्टेट होता है उसको हम बोलते हैं राज्य। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है कि हम जो संविधान में राज्य राज्य बोलते हैं, जो फंडामेंटल राइट जो हम आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ेंगे, और उस हर मौलिक अधिकार में राज्य राज्य आएगा कि राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य को ये अथॉरिटी है, राज्य को वो अथॉरिटी है। तो ये राज्य है कौन, तो उसको आर्टिकल 12 में डिफाइन कर दिया गया कि राज्य कौन होगा। तो राज्य के अंदर कौन आएंगे, तो राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, पार्लियामेंट संसद, पार्लियामेंट का मतलब एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, विधायी और कार्यकारी जो भी ऑर्गन होता है संसद का, संसद के 2 ऑर्गन होते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। तो ये दोनों ऑर्गन किस में आएंगे, राज्य। राज्य बोलेंगे मतलब ये तीनों डिफाइन हो गए। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव असेंबली, स्टेट में भी होता है असेंबली, तो वो भी राज्य के परिभाषा के अंदर ही आएंगे। मतलब जो भी राज्य सरकार होगा
वो भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद ऑल लोकल अथॉरिटी जैसे नगर पालिका और ग्राम पंचायत, तो ये जितने भी लोकल अथॉरिटी होते हैं वो भी राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। हम राज्य बोल रहे हैं मतलब नगर पालिका भी राज्य हो गया, तो ये सारे लोग राज्य के अंतर्गत आएंगे। और ऑल स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मतलब जो भी संवैधानिक और असंवैधानिक अथॉरिटी हैं, सरकारी संस्थाएं हैं जैसे कि LIC, ONGC, सेल और अदर भी जो PSU है, तो ये सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी राज्य के अंतर्गत आएंगी, राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है कि क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब आर्टिकल 12 में जो स्टेट को डिफाइन किया गया है तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो ये ध्यान से आप लोग देख लीजिए राज्य के अंतर्गत कौन कौन आता है। राज्य के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट वाले पूरे ऑर्गन आएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले पूरे ऑर्गन आएंगे, जो लोकल बॉडी होती है नगर पालिका नगर पंचायत वो पूरे अथॉरिटी आएंगी, और जितने भी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होता है, सरकारी संस्थाएं होती हैं, वो सारे लोग भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। मतलब राज्य बोले इसका मतलब ये सारे लोग, मतलब ये सारे लोगों को आर्टिकल 12 में है कि राज्य के जो भी मूल अधिकारों का हनन ये नहीं कर सकते। अगर ये कर रहे हैं ये सारे अथॉरिटी, तो कोई भी व्यक्ति कहा जा सकता है, कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट के हनन कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि कोई भी राज्य फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता है। तो फिर राज्य का मतलब कौन नहीं कर सकता है, बाद में ये आया, तो राज्य का मतलब कौन नहीं कर सकता है, तो ये सारे लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही राज्य हैं। ठीक है, तो होप आपको समझ में आ गया होगा। तो राज्य की परिभाषा। नेक्स्ट आर्टिकल 13 देखते हैं। आर्टिकल 13 के अंतर्गत 3 क्लॉज आते हैं, 1, 2, 3। हम तीनों क्लॉज को देखते हैं। 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्टिकल 13 के क्लॉज 1 में ये बताया गया कि जो भी पुरानी जब हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश इंडिया था, तो उस समय जो भी कानून चल रहा था तो बहुत सारे कानून को एज इट इज कॉपी कर लिया गया और उसको एज इट इज चलने दिया गया। तो वो सारे कानून को जो लिया गया तो वो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में बताया गया कि ये यहाँ से ये कानून लिए गए हैं, उसको यहाँ पे वैलिड कर दिया गया आर्टिकल 13 के सब क्लॉज 1 में। आर्टिकल 2 में ये बताया गया कि कोई भी कानून, ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, वायलेट्स करेगा, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इनवैलिड हो जाएगा मतलब निरस्त हो जाएगा। तो कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वायलेट करता है, जो हनन करता है, तो वो फंडामेंटल जो कोई भी कानून, तो वो फंडामेंटल राइट जो कानून है वो निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि निरस्त करने का अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट के पास है। तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग इन लोगों को पावर मिला है, जो हम आगे पढ़ेंगे अलग से। आर्टिकल 32 जब पढ़ेंगे तो हम इन दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे। तो जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। कोई भी कानून जो बना है वो वैलिड है या नहीं है, तो संवैधानिक है या नहीं है, वो जांच कर सकता है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये संविधान में बताया गया है। तो कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को अगर वायलेट करे, फंडामेंटल राइट का हनन करे, तो वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और उसके बाद कोई भी लॉ, तो फिर बहस आए कि कोई भी लॉ में कौन सा लॉ, तो आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में कौन कौन से लॉ क्या होता है, कौन कौन से लॉ होते हैं उसको डिफाइन किया गया। क्योंकि यहाँ लिख दिया कि एनी लॉ, तो एनी लॉ में कौन कौन से लॉ होंगे, आगे बाद में बहस हो सकती है, तो कौन कौन से लॉ होंगे उसको डिफाइन कर दिया गया। तो सबसे पहला कौन सा लॉ, तो जो भी परमानेंट लॉ बाई पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के द्वारा पारित कोई भी कानून जो बनाया गया है वो लॉ आएंगे। दूसरा ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस का मतलब कोई भी अध्यादेश, राष्ट्रपति जब पार्लियामेंट वर्किंग में नहीं रहता, संसद नहीं चलता है, तो उस समय अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, स्टेट में राज्यपाल, केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और कानून बना सकता है, जो 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो ये अध्यादेश भी एक तरह से कानून होगा, वो भी इसके अंतर्गत आएगा। कोई भी ऑर्डर गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया ऑर्डर, नोटिफिकेशन, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी बाई लॉ,
ये सारे चीज जो होंगे वो एनी लॉ के अंतर्गत डिफाइन होंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कि कस्टम, मतलब जो रूढ़िवादी प्रथा है जिसको समाज में इन्फोर्स किया जाता है, कस्टम मतलब जो भी प्रथा है, रूढ़िवादी प्रथा जो ऐसे समाज चलाता है, अपने धर्म चलाता है, वो रूल भी अगर इन्फोर्स किया जा रहा है समाज में, तो वो कस्टम भी लॉ के अंतर्गत आएगा। बाद में बहुत सारा बहस हुआ, बहुत सारे केस में, सुप्रीम कोर्ट केस में, कि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि इन कानून में 368 के द्वारा जो अमेंडमेंट किया कानून इसके अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पर बहुत सारा बहस चला था। बाद में ये भी हुआ कि फंडामेंटल राइट को कोई खत्म कर सकता है या नहीं कर सकता, फंडामेंटल राइट को कम कर सकता है, या फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट उसके खिलाफ कोई कानून बना सकता है। तो स्टार्टिंग में तो गोलकनाथ केस में बोल दिया गया कि पार्लियामेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट को कम नहीं किया जा सकता है या फिर खत्म नहीं किया जा सकता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को खत्म नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट को खत्म किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया गया वहां पे कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है, अगर बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर रहा है तो वो फंडामेंटल राइट को भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाएगा कि वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 14 to 18 मतलब फंडामेंटल राइट को एक एक करके और डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल राइट, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो ये यहीं से आता है। तो एक एक करके पढ़ेंगे। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।